नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापेमारी हुई है। पेपर लीक मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। 1 दर्जन जगहों पर तलाशी अभियान लगातार जारी है। कुछ और कांग्रेसी नेताओं के घरों पर भी छापेमारी हो रही है। गोविंद सिंह डोटासरा के आवास के बाहर नारेबाजी हो रही है। डोटासरा के समर्थन में हुई है नारेबाजी। केंद्र सरकार के खिलाफ की गई है नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन। ईडी की कार्रवाई का लगातार विरोध किया जा रहा है और ऐसे में बता दें कि डोटासरा के घर पर यह छापेमारी चल रही है। राजस्थान कांग्रेस प्रमुख है गोविंद सिंह डोटासरा, जिनके घर पर छापेमारी हो रही है। और सिर्फ घर नहीं, उनकी कई ऐसे जगह है जहां पर छापेमारी अभी भी चल रही है। पेपर लीक मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी को अंजाम दिया है और 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी जगह है जहां पर ये छापेमारी हो रही है। तो डोटासरा के समर्थक लगातार नारेबाजी कर रही है केंद्र सरकार के विरोध में और डोटासरा के समर्थन में ये नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो देखिए, नारेबाजी हो रही है, उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है केंद्र सरकार के विरोध में और डोटासरा के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। उनके आवास के बाहर ये नारेबाजी हो रही है। चूंकि पेपर लीक का यह पूरा मामला है, जिसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। 6 से अधिक ठिकाने ऐसे हैं जहां पे छापेमारी अभी भी चल रही है। 1 दर्जन ऐसी जगह है जहां पे ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो गोविंद सिंह डोटासरा के आवास के बाहर नारेबाजी हो रही है। वही ईडी के रेड से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर डोटासरा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। चुनाव में कार्रवाई का क्या असर होगा ये तो वक्त बताएगा। चुनाव अभी दूर है, 25 नवंबर को चुनाव है। मेरा मानना है राजस्थान में कांग्रेस की पोजीशन बहुत अच्छी है। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और हमारा काम अच्छा है, हमारी वर्किंग अच्छी है, हम चुनाव जीतेंगे। चुनाव में कार्रवाई का क्या असर होगा ये तो वक्त बताएगा। चुनाव अभी दूर है, 25 नवंबर को चुनाव है। मेरा मानना है राजस्थान में कांग्रेस की पोजीशन बहुत अच्छी है। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और हमारा काम अच्छा है, हमारी वर्किंग अच्छी है, हम चुनाव जीतेंगे। और जयपुर से एक और बड़ी खबर। डोटासरा के घर छापेमारी के बाद गहलोत के बेटे को ईडी का समन मिला है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके जानकारी दी है। निर्दलीय एमएलए ओम प्रकाश हुड्डा के घर भी छापेमारी हुई थी। तो देखिए, गहलोत के बेटे को भी समन जारी हो चुका है। डोटासरा के घर छापेमारी के बाद गहलोत के बेटे को भी समन मिला है। गहलोत के बेटे को भी समन जारी कर दिया गया है। तो जयपुर से एक और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं खुद सीएम गहलोत ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि 1 दिन पहले महिला सशक्तिकरण का अभियान जो है वो कांग्रेस ने चलाया था। अब देखिए, अगले ही दिन यानी कि गुरुवार को अब ये छापेमारी हो रही है। समन भी उनके बेटे को जारी कर दिया गया, जो कि बताती है कि किस तरीके से केंद्र बिल्कुल नहीं चाहती है कि यहाँ पे महिलाओं के समर्थन में कोई भी कदम उठाई जाए। वही अशोक गहलोत के बेटे को ईडी का नोटिस मिलने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। काम है नहीं, कोई कंपनी ने किया होगा, वो जवाब देगी उनका। अशोक गहलोत का तो खाली, जहां तक मेरे को नॉलेज है, ये खाली टैक्सी की जो है कंपनी है, उस पर रतन शर्मा पहले पार्टनर था। 25 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का हिस्सेदारी मेरे ख्याल में गहलोत की थी और वो अलग पार्टनर अलग हो गए। इतना ही मामला है। अब उस होटल के अंदर जो कंपनी है उसमें शेयर कितने बेचे, किसको बेचे, कितने बेचे, वो कंपनी जवाब दे रही है। टारगेट तो मोदी कर रहे हैं, टारगेट मोदी तो कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हो अमित शाह जी हो, सरकार गिरा नहीं पाए राजस्थान के अंदर। वो दर्द इतना भयंकर इनको है। 5 सरकारें हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, कहाँ क्या नहीं किया इन्होंने, हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बना ली वहां पर। यहाँ दाल गली नहीं उनकी, इसलिए जानपुर के राजस्थान आज उनका सबसे बड़ा टारगेट है राजस्थान के अंदर। हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, कामयाब होकर दिखाएंगे, इनको कामयाब होकर दिखाएंगे। जनता हमारे साथ में है। ईडी का दुरुपयोग करो, सीबीआई का करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आज इन्होंने जो किया है
प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के ऊपर हमला किया है, जनता इनको बख्शेगी नहीं। मैं कह रहा हूं आपको, जहां जहां ईडी गई है, मैंने एग्जाम दिया कर्नाटका का, आपको 22 बार हमले हुए वहां पर। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले शुरू हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद में हमले हुए वहां पर। और वहां किसके ऊपर हुए सुनिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा यहाँ पर है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार वहां पर है। डीके शिव कुमार पर हमले हुए और बीजेपी साफ हो गई, और यहां साफ हो जाएगी बीजेपी। तो गोविंद सिंह डोटासरा के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और बता दें छापेमारी काफी समय से चल रही है। रमाकांत गोस्वामी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत, अभी क्या हालात है, कितने जगहों पर छापेमारी हो रही है, क्या कुछ प्राप्त हुआ है ईडी को? लेकिन मैं बताना चाहूंगी, राजस्थान में जो पेपर लीक के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी है और घर के साथ साथ। ठीक है रमाकांत, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच आरसी चौधरी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं सीधे राजस्थान कांग्रेस के। आरसी जी, कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्या कहेंगे इस छापेमारी को लेकर? हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता में भरोसा खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खंड खंड में बटे रहे, चुनावी जो परवान है वो शर पे है। इसे भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन तलाशने के लिए, एक अलग नैरेटिव बनाने के लिए, और जो कल प्रियंका गांधी जी ने 2 गारंटी महिलाओं के लिए दी, उनसे ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई राजनीतिक प्रेरित और पक्षपात कार्रवाई जी। तो ये छापेमारी तो ईडी द्वारा हुई है ना, बीजेपी का कैसे हाथ है, थोड़ा समझाइए। जिन जिन राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई दूसरा राज्य हो जो कांग्रेस शासित हो, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के अंदर भी ईडी नहीं जाती, जितनी रेड की है वो लोगों पे रेड भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ आज हैं। इसलिए ये जो कार्रवाई, उसकी जो रेड है वो तमाम जो वर्जन है ईडी की कार्रवाई को लेके, जो दिल्ली की सरकार के और आम आदमी पार्टी के सब पटल पे है। राजस्थान के अंदर ये जो कार्रवाई, वो चुनाव जब चुनाव हो जाता है, प्रत्याशी घोषणा की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय हैं उन पे फुटबॉल हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष की शव यात्राएं निकाली जा रही है। इसलिए अपनी जमीन को तलाश सरकार प्रति नैरेटिव बनाने के लिए संगीत दिया। तो ये पूरी कार्रवाई जो है पेपर लीक मामले में हो रही है, ईडी अपना काम कर रही है, तो इसमें तो सहयोग देना चाहिए ना पूरी तरीके से ईडी का। आरसी जी, निश्चित रूप से आपने ठीक बात कही कि आप सोचते हैं कि युवाओं को भविष्य को लेकर कार्रवाई की गई है। भारतीय जनता पार्टी शासित और डबल इंजन की सरकारों के अंदर लगातार, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां पे पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही है। ना कभी ईडी पहुंची और ना ही वहां की स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई की। राजस्थान की सरकार ने पेपर लीक पे और माफियाओं पे नकेल लगाने के लिए राजस्थान की विधानसभा में एक सख्त कानून लेके, और हम कानून लेके आए थे तब भारतीय जनता पार्टी की विधायक ये कह रहे थे कि सख्त कानून की जरूरत है। हमने 200 से ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। राजस्थान ने सबसे ज्यादा युवाओं को सरकारी नियोजन दिया, इसलिए युवाओं का आक्रोश को वो जी बिल्कुल। आरसी जी, इस बीच हमारे साथ रमाकांत गोस्वामी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, वो आपसे सवाल जवाब करना चाहेंगे। रमाकांत जी, ओवर टू यू। जी मैं सर आपसे पूछना चाह रहा था कि किस तरह देख रहे चल रही है, इसको लेकर क्या तो मतलब जिस तरह क्या विरोध प्रदर्शन रहेगा, क्या आगे की रणनीति रहेगी आप लोगों की? जी आप सुन पा रहे हैं ये बात? लगता है आरसी जी का फोन कट चुका है और दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। लेकिन रमाकांत जी, देखिए अभी सिचुएशन जो है वो कांग्रेस पूरी तरीके से कह रही है कि जहां जहां चुनाव आते हैं वहां इस तरीके की जो ईडी की रेड है वो पड़नी शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ईडी की जो कार्रवाई है उसका नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि मामूली बात नहीं है कि डोटासरा वैभव के खिलाफ कोई केस नहीं है,
और बिना केस के छापेमारी भी जाते हैं। और कहीं ना कहीं सवाल लेकर जो गहलोत का जो समन के बारे में भी गहलोत ने कहा कि मैं करीब 5 साल तक से सुन रहा हूँ कि उनके खिलाफ शिकायत की गई है, लेकिन आज तक कोई भी शिकायत उनके खिलाफ रजिस्टर नहीं है। और बिना रजिस्टर शिकायत के खिलाफ किस तरह से ईडी कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई के बाद कुछ हाथ ईडी के लगता है या सिर्फ यहाँ पे चुनावी के माहौल को और गरमाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका भी, और आरसी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और कानपुर से बड़ी खबर, कानपुर कोर्ट पहुंचे हैं सपा विधायक इरफान सोलंकी। कड़ी सुरक्षा के बीच में महाराजगंज जेल से लाए गए हैं। कहा है कि मेरा साथ फैसला नहीं, इंसाफ होगा। भाई रिजवान को भी कोर्ट में किया गया है पेश। तो कानपुर कोर्ट पहुंचे हैं सपा विधायक इरफान सोलंकी। तो कानपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां कानपुर कोर्ट पहुंचे हैं सपा विधायक इरफान सोलंकी। मोहम्मद असलम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कोर्ट पहुंच चुके हैं मोहम्मद असलम इरफान सोलंकी। जी बिल्कुल, आज ही उनको महाराजगंज जेल से यहाँ कानपुर पेशी पे लाया गया था और इरफान के साथ उनके जो भाई रिजवान सोलंकी हैं उनको भी लाया गया था। इरफान और रिजवान पर एक दोनों के ही ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला मामला था जो जाजमऊ में जो प्लाट है उसमें आर्जनी का मामला था, जिसमें कि सुनने में ये भी आ रहा है कि जो रिजवान है उनको शायद राहत मिली है, लेकिन अभी इरफान पर जो मामला है वो चल रहा है। इसके अलावा इरफान पर एक और आरोप लगा था कि फर्जी दस्तावेज के जरिए हवाई यात्रा करना है। जिस समय ये मामला पूरा चल रहा था उस वक्त इरफान ने जो है दिल्ली से बॉम्बे जो है एक यात्रा की थी, हवाई यात्रा की, जिसमें जो आधार कार्ड था वो फर्जी लगाया गया था, वो मामला चल रहा है। इसके अलावा रंगदारी का मुकदमा चल रहा है, जो कि उनके एक आकिल खान नाम के एक लोग हैं जिन्होंने उनके ऊपर लगाया था, जिसमें भी FIR दर्ज हो गई थी। और ऐसे करके कई मामले हैं जो इरफान पर लगातार चल रहे हैं और उनकी जो पेशी है वो हो रही है। लगभग काफी समय भी हो चुका है, इरफान लगातार जेल में बने हुए हैं और चूंकि सपा के विधायक हैं और कानपुर का एक चर्चित चेहरा भी रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ की जो सुरक्षा है पुलिस की, जब भी कोर्ट यहाँ पर आते हैं तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से काफी पुलिस बल भी तैनात किया जाता है। तो फिलहाल जो अभी पेशी कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और कुछ ही देर में क्या कुछ निकल के आया है वो अभी सामने आने वाला है। अच्छा असलम, यहाँ पे इरफान को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि मेरे साथ फैसला ने इंसाफ होगा। इरफान की जब भी पेशी हुई तो इरफान कहीं न कहीं हर बार अपनी पेशी में एक लाइन बोल के जाते हैं, वही दूसरे दिन यहाँ मीडिया है उसको लेकर चर्चा होती है, उससे कई मायने निकाले जाते हैं। और आज जो उन्होंने पत्रकारों जब कहा कि फैसला नहीं इंसाफ होगा, तो ऐसे में इरफान काफी मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ रहे थे और उनके साथ काफी पुलिस थी और वो ऊपर की तरफ गए थे। वहां पर उन्होंने अपने बच्चों से और जो उनकी वाइफ है उनसे मुलाकात की थी। और फिलहाल की अगर हम बात करें तो सुनवाई जो है शुरू हो चुकी है और क्या कुछ निकल के आता है, क्या राहत मिलती है या चीजें और भी ज्यादा जो है इरफान के लिए खराब निकलती हैं, ये तो अभी कोर्ट के फैसले के बाद ही समझ में आएगा। तो सुनवाई में क्या कुछ दलीलें दी जा रही है? जी देखिए, इरफान का जो मामला है वो उसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ के ज्वाइंट सीपी है उनका कहना ये था कि जो चार्जशीट लगाई गई है उसमें कहीं पर भी इरफान के बचने के चांसेस नहीं है और कोशिश की जाएगी कि तथ्यों के आधार पर उनको सजा दिलाई जा सके, क्योंकि जो आरोप है इरफान पर वो काफी गंभीर थे, जिसमें कि सबसे जो अहम आरोप था वो जो महिला के प्लॉट पर आगजनी का था, जिसको लेकर विवाद चल रहा था। और वही इसी प्लॉट को लेकर जो विवाद था उसके बाद से ही लगातार जो सपा विधायक इरफान सोलंकी है उन पर मुकदमे दर्ज होने लगे, एक के बाद एक करीबन 4 से 6 मुकदमे दर्ज हुए थे। और जी बिल्कुल असलम, अंदर सुनवाई चल रही है, अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला निकल के सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए असलम। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में आयोजित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे होगा। पीएम मोदी से बुधवार को राम जन्मभूमि निर्माण समिति के सदस्य मिले। ये मुलाकात शाम 5:15 बजे हुई। मुलाकात करने वालों में चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, गोविंद गिरी समेत 4 लोग शामिल रहे। इन्होंने पीएम मोदी से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया था, जिसे पीएम ने स्वीकार किया है।
वहीं पीएम मोदी को निमंत्रण पर लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मोदी जी खुद ही जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री है, वो जाएंगे ही। इतना बड़ा इवेंट कौन छोड़ेगा भाई। राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। हजारों कर सेवक उसमें शहीद हुए हैं। उस वक्त सभी हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी। शिवसेना थी, बजरंग दल थे, विश्व हिंदू परिषद थी। रथ यात्रा भी निकाल ली थी आडवाणी साहब ने। तो ये सबका परिणाम है कि राम मंदिर बन रहा है। खून बहाया लोगों ने, जेल में गए, मुकदमे चल रहे हैं अभी भी सभी लोगों पर। तो मोदी जी अब जाएंगे और राम मंदिर की पूजा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आमंत्रण पर 22 जनवरी 2024 को रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख भी बता रहे हैं। यह सुन करके एक राम भक्त के रूप में, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के एक सिपाही के रूप में मेरे लिए भी बहुत गौरव का क्षण है। और कोटि कोटि राम भक्तों के लिए भी 22 जनवरी की तिथि गौरव की तिथि हो जाएगी, गर्व की तिथि हो जाएगी। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी सहमति दी है, जो आने का कार्यक्रम बनाए हैं, यह निश्चित तौर से हर व्यक्ति को, हर राम भक्तों को उत्साहित करने वाला है। आज यह कहते हुए मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद कौन कौन पहुंचता कौन नहीं पहुंचता उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। अब उनको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करना है वो निर्णय लेंगे। लेकिन आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है? तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। आपने कहा इस पर सबके हैं तो निमंत्रण क्यों नहीं सबको? तो बाकी पार्टियों को भी निमंत्रण तो जाना चाहिए था। और अगर ये दिखाना है कि भगवान सबके हैं और इस बात को एक बार फिर से उजागर करना है तो फिर ये बताना था कि हमने निमंत्रण सबको भेजा है। लेकिन मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं। रायबरेली में घर के अंदर चल रही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। विस्फोट के चलते जहां घर की दीवारें ढह गई है, वहीं गृह स्वामी समेत 2 महिलाएं और एक बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। हालांकि पुलिस इस मामले में लीपापोती करते हुए घटना को सिलेंडर ब्लास्ट से जोड़ रही है। मामला शिवगढ़ थाना इलाके के सीवन गांव का है। और मिर्जापुर में जिगना क्षेत्र में एक बगीचे में जुए के दौरान गोली चल गई, जहां एक व्यक्ति ने दूसरे को 5 गोली मारी। वहीं उस व्यक्ति की मौत हो गई। जुए के फंड पे युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जहां मृत युवक के सिर में गोली मारी गई। जिगना थाना क्षेत्र के विभनी गांव की ये घटना है। जालौर में एक व्यक्ति ने नदी में छलांग लगा दी, जहां अपनी मां से पैसे मांगने को लेकर युवक का विवाद हो गया। वहीं युवक के यमुना में कूदने से घर में कोहराम मच गया। खबर पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। और जालौन में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन पाताल के तहत इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त इस्माइल कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र का है। गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ जालौन, औरैया और कानपुर देहात में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेजा है।
लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। रामलीला के मंच पर हुई रासलीला। बख्शी का तालाब नगर पंचायत में लगा था दशहरा का मेला। रामलीला में हुआ बार बालाओं का डांस। लोगों ने जमकर उड़ाए नोट। देर रात नियमों को ताक पर रखकर हो रही थी रासलीला। और लखनऊ के अलीगंज थाने में फैमिली कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता की बेटी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। जहां नीट की तैयारी कर रही छात्रा से जबरन निकाह करने के लिए सौदे ने दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो छात्र उस पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। 12वीं कक्षा में पास होने के बाद सैयद सीजान स्कूल के बाहर छात्रों से छेड़छाड़ करता था। इस दरमियान पीड़िता इंटर पास होने के बाद नीट परीक्षा की तैयारी करने लगी। उसके पास अनजान नंबर से कॉल आने शुरू हो गए। छात्रा के द्वारा सैयद सीजान को फोन पर ब्लॉक करने के बावजूद भी वो नहीं माना और नए नंबरों से फोन करने लगा। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले सैयद सीजान पीड़िता की हजरतगंज कोचिंग के पास पहुंच गया और रास्ते में रोककर जबरन निकाह करने का दबाव बनाने लगा। आरोपी सैयद सीजान की प्रताड़ना इस कदर बढ़ गई कि एक दिन वो पीड़िता के घर पहुंच गया। परिवार के लोगों ने समाज में बात ना फैले इसलिए छात्रों को शांत रहने के लिए कहा और छात्रों को कोचिंग भेज दिया। सौदे की हरकतों से तंग आकर छात्रा ने मां को आत्महत्या करने का मैसेज किया तो परिवार में हड़कंप मच गया। तो चलिए बात करते हैं नल जल योजना की। वो योजना जिसके जरिए लाखों परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। आपको लेकर चलते हैं मेरठ, जहां की आवाम कैसे ले रही है इस योजना का लाभ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जीवनदायिनी बनी नल जल योजना का लाभ आज प्रदेश के हर वर्ग को मिल रहा है। सीएम योगी की लगनशीलता के कारण आज प्रदेश के हर घर तक योजना का लाभ पहुंच रहा है। नल से शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। इसी कड़ी में मेरठ के लोगों को भी योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे मेरठ वासी प्रदेश सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सरकार लेके आई है, बहुत ही उत्तम योजना है ये, क्योंकि इसके माध्यम से जो है हर घर में जो है जल जो है जा रहा है और सभी लोग इससे बहुत खुश है कि आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो भूगर्भ जल स्तर है वो बहुत ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है। जल जीवन मिशन को लेकर जो सरकार जो है सराहनीय पहल लेकर चल रही है और इसके थ्रू जो है काफी काम हो चुका है प्रदेश में। अगर जल है, जल ही हमारे जीवन का सार है। अगर जल है तभी हमारा जीवन है। अगर जल नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर मनुष्य क्या किसी भी जीव का सुरक्षित रहना, जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सीएम योगी की कर्तव्य निष्ठा है कि आज प्रदेश के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिना भेदभाव के प्रदेश में विकास की गंगा बहाई जा रही है और हर कोई योगी राज की तारीफ कर रहा है और सीएम योगी का गुणगान कर रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।